So, ecosystem. Ecosystem, the term ecosystem was given by टैंसले। इकोसिस्टम जो टर्म है वो दिया था टैंसले ने। इकोसिस्टम क्या होता है? देखो, हम लोग जानते हैं कि कहीं पे भी एक बायोटिक जो इकोलॉजिकल हायरार्की था, वहाँ सबसे पहले था ऑर्गेनिज्म, फिर आया पॉपुलेशन, फिर आया कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद आया था इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद था बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर के बाद था बायोम। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इकोसिस्टम को। बहुत सारे एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़े थे हम लोग। इसमें नैनो इकोसिस्टम था, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, माइक्रो इकोसिस्टम था, मैक्रो इकोसिस्टम था, और मेगा इकोसिस्टम था। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होता है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में प्लांट, एनिमल, माइक्रो, ये सब मिल के बनाता है बायोटिक कम्युनिटी, और एबायोटिक में आता है हमारे पास सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, ये सब। ठीक है। अब ये जो बायोटिक कम्युनिटी है, दिस कंसिस्ट ऑफ एनिमल पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन, माइक्रोबियल पॉपुलेशन। तो बेसिकली इकोसिस्टम में ये जो कम्युनिटी, ये बायोटिक कंपोनेंट है, वो बायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट करता है। ठीक है। और देखो, इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होता है। इकोसिस्टम टेम्पोररी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। मैक्रो था, नैनो था, माइक्रो था, मेगा इकोसिस्टम था। मे बी टेम्पोररी, मे बी परमानेंट। इज़ ए सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट, मतलब अपने आप को रेगुलेट करता है, खुद को सस्टेन करता है। अब टर्न इकोसिस्टम का जो टर्म है ये दिया था E.G. टैंसले ने। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी इज E.P. ऑडम। कार्ल मोबियस ने बोला कि भाई जो इकोसिस्टम है वो बायोसिनोसिस है। बायोसिनोसिस मतलब लिविंग थिंग्स का ग्रुप है इकोसिस्टम, अकॉर्डिंग टू कार्ल मोबियस। अकॉर्डिंग टू कार्ल मोबियस, इकोसिस्टम इज बायोसिनोसिस। बायो मीन्स लिविंग, सिनोसिस मीन्स ग्रुप। बट एक्चुअल में ये क्या है? बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट दोनों को कंटेन करता है इकोसिस्टम। तो जो एक्चुअल में चीज़ है वो है कि ये एक बायो जियोसिनोसिस है, मतलब इसमें लिविंग कंपोनेंट है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है, और ये उसके ग्रुप को बोलते हैं हम लोग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में एक और ख़ास बात कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इकोसिस्टम है। ये स्ट्रक्चरल कैसे है? क्योंकि यहाँ बायोटिक भी है और एबायोटिक भी है, और फंक्शनल में क्या है कि बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है। तो इकोसिस्टम स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है, जिस यूनिट में, स्ट्रक्चरल यूनिट में बायोटिक एबायोटिक दोनों कंपोनेंट है। इसको क्या बोलेंगे? बायो जियोसिनोसिस, मतलब लिविंग नॉन लिविंग ग्रुप, और ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में जो पहला फंक्शन है इकोसिस्टम का वो है एनर्जी फ्लो, दूसरा है प्रोडक्टिविटी, तीसरा है डिकम्पोजिशन, और चौथा फंक्शन है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में बेसिकली 4 फंक्शन है। पहला एनर्जी फ्लो, दूसरा प्रोडक्टिविटी, तीसरा डिकम्पोजिशन, और फोर्थ इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब सबसे पहले देखेंगे टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इससे पहले भी हम लोग देखे थे टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में बी टेम्पररी, में बी परमानेंट, और जो माइक्रो, मेगा, नैनो वाला बताए थे वो है। अब देखो, इकोसिस्टम अगर ज़मीन पे है तो बोलेंगे टेरेस्ट्रियल, पानी में है तो एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल में जो नेचुरल है उसका एग्जांपल है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट, और आर्टिफिशियल है हमारा गार्डन और क्रॉपलैंड जो होता है, खेत और गार्डन, ये दोनों आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। और एक्वाटिक में आर्टिफिशियल हो गया एक्वेरियम, और नेचुरल है पॉन्ड, लेक एंड रिवर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर स्टैग्नेंट वाटर है, मतलब वाटर कैसा है? रुका हुआ है। रुका हुआ वाटर है तो इसको बोलते हैं लेंटिक इकोसिस्टम। एग्जाम्पल पॉन्ड एंड लेक। यहाँ पे फ्लोइंग वाटर नहीं होता है, इसको बोलते हैं नॉन फ्लोइंग वाटर है यहाँ पे, तो ये है स्टैग्नेंट वाटर, लेंटिक इकोसिस्टम। और जहाँ रनिंग वाटर है उसको बोलते हैं लोटिक इकोसिस्टम। यहाँ पे रनिंग वाटर है, पानी बह रहा है यहाँ, तो जब पानी बहता रहेगा तो उसको बोलेंगे लोटिक इकोसिस्टम। इसका एग्जाम्पल है रिवर। रिवर में पानी बहता है, लेकिन पॉन्ड एंड लेक में स्टेशनरी वाटर होता है। स्टेशनरी वाटर होता है, इसको बोलते हैं लेंटिक इकोसिस्टम। तो लेंटिक एंड लोटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल
पॉन्ड लेक एंड ये रिवर हो गया लोटिक का एग्जाम्पल। अब आता है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, क्या क्या चीज़ों का बना हुआ है। इकोसिस्टम क्या है? बायो, जियो, सिनोसिस, लिविंग, नॉन लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप को बायोटिक ग्रुप बोलते हैं, नॉन लिविंग को एबायोटिक। एबायोटिक में आता है टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, वाटर, एयर, और लिविंग ग्रुप में है प्लांट, एनिमल, माइक्रोब। प्लांट जो है वो बेसिकली है प्रोड्यूसर, मतलब प्लांट ही प्रोड्यूसर का काम करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा प्लांट और फूड को बनाएगा। तो प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट। उसके बाद एनिमल जो है इसको बोलते हैं मैक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर, तो इसमें होता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। और जो माइक्रोब है उसको बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर। तो माइक्रोब जो है वो क्या है? माइक्रो कंज्यूमर है। और जो एनिमल है वो है मैक्रो कंज्यूमर, मैक्रो कंज्यूमर। और जो माइक्रोब है ये भी माइक्रो, तो कंज्यूमर ये कैसा? माइक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर। उसके बाद आता है हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा और फोटोसिंथेसिस करेगा और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, मतलब फूड बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? केमिकल एनर्जी को, मतलब सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो इसको बोलेंगे हम लोग कन्वर्टर। कन्वर्टर। प्रोड्यूसर इज ऑल्सो कॉल्ड, प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्टर, क्योंकि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। और इसका एक और नाम है ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूस किया है सनलाइट को केमिकल एनर्जी में। तो प्रोड्यूसर्स आर कन्वर्टर्स और ट्रांसड्यूसर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर मतलब जो एनिमल है हमारा, यह है मैक्रो कंज्यूमर। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है या फिर फैगोट्रॉफिज्म शो करेगा, मतलब सैप्रोट्रॉफिज्म शो करेगा। ठीक है, डेड डिकेइंग मैटर को खाएगा। तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है मैक्रो कंज्यूमर, वो सबसे पहले इंजेशन करता है फिर डाइजेशन करता है, मतलब खाना पहले खाता है फिर डाइजेस्ट करता है। इसमें आता है हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर। जितना हर्बीवोर है इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी प्रोड्यूसर, बिकॉज प्राइमरी प्रोड्यूसर तो प्लांट है। फिर आएगा हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, और ये बेसिकली प्राइमरी कार्निवोर है, क्योंकि ये पहले बार जानवर को खा रहा है, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, स्नेक हो गया और वुल्फ हो गया। ये सब है प्राइमरी कार्निवोर। फिर टॉप कंज्यूमर में आता है लायन, मैन एंड पिकॉक। ये तीन है टॉप कंज्यूमर जो सबको खाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोड्यूसर, जिसमें आता है प्लांट। फिर आता है हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर या फिर सेकेंडरी प्रोड्यूसर, इसमें आता है हमारे पास हर्बीवोर, इसमें है हमारा रैबिट एटसेट्रा। फिर आता है हमारे पास प्राइमरी कार्निवोर या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कार्निवोर है, कैट है, डॉग है, वुल्फ है और स्नेक है। फिर आता है हमारे पास टॉप कार्निवोर, जिसमें आता है लायन, टाइगर, मैन, पीकॉक। ठीक है, उसके बाद लास्ट में है हमारे पास डिकम्पोजर। डिकम्पोजर आर ऑल्सो कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ, ऑस्मोट्रॉफ, माइक्रो कंज्यूमर। इसको रिड्यूसर या ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे दो चीज़ है। जो प्रोड्यूसर था उसको दो नाम दिया था, एक नाम दिया ट्रांसड्यूसर या फिर कन्वर्टर, जबकि डिकम्पोजर का नाम दिया गया है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर एंड रिड्यूसर। क्योंकि ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का काम करता है तो इसको ट्रांसफॉर्मर एंड रिड्यूसर बोलते हैं। डिकम्पोजर हो सकता है, ये सैप्रोट्रॉफ हो सकता है, ऑस्मोट्रॉफिज्म शो करेगा। मेन काम है इसका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करना डिकम्पोजर का, जो कि माइक्रो कंज्यूमर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो होता क्या है कि ट्री का एक पत्ता गिर जाएगा टूट के और कोई जानवर मर गया, या आदमी जानवर कुछ भी है ये मर गया, और पेड़ का कुछ पार्ट लाइक पत्ता, स्टीम कुछ भी गिर गया। अब ये जो टूट के गिर गया या मर चुका है इसको बोलेंगे हम लोग डेट्राइटस। ठीक है, इस डेट्राइटस का करना होगा डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन कौन करता है? बैक्टीरिया एंड फंगस। ये इसके ऊपर एक एंजाइम सिक्रीट करेगा जिससे इसके अंदर का
जो कॉम्प्लेक्स मैटर है वो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अब जो बैक्टीरिया फंगस है वो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में जो इसके कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट किया, उसके साथ साथ यहाँ पे निकलेगा मिनरल। अब इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में इस डेट्राइटस से मिनरल निकला, यही काम है इसका कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करना। एक डेड डिकेइंग मैटर से जो मिनरल है उसको लेकर सॉइल में ऐड करना। तो एडिशन ऑफ मिनरल इनटू सॉइल इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। और बाद में प्लांट इसी मिनरल को अपटेक करेगा, मतलब इसी प्लांट में ये मिनरल था इस पत्ते में जो कि डेट्राइटस में था, उसको डिकम्पोज किया बैक्टीरिया फंगस और फिर मिनरलाइजेशन हुआ, वही मिनरल सॉइल में आया और फिर प्लांट उसी मिनरल को अपटेक कर लिया। यही प्रोसेस है टोटल क्या है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहला इकोसिस्टम का फंक्शन था वो था एनर्जी फ्लो, दूसरा था प्रोडक्टिविटी, तीसरा था डिकम्पोजिशन और चौथा था न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। दीज आर द 4 फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। दीज आर द 4 फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो फर्स्ट फंक्शन इज एनर्जी फ्लो। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एनर्जी नाइदर फॉर्म नॉर क्रिएटेड, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा। तो सन से निकला सोलर एनर्जी, उसको फोटोसिंथेसिस करके प्लांट बना दिया केमिकल एनर्जी फूड, और उसको ये एनिमल खा के गाना गाएगा, मूवमेंट करेगा, तो उसको काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड है यहाँ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है लॉ ऑफ एंट्रोपी। ये बोलता है कि जब जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो 100% एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, कुछ लॉस हो जाता है। उसी लॉस के कारण ये है लॉ ऑफ एंट्रोपी। तो ये 10% रूल ऑफ लिंडमैन है। ये बोलता है कि अगर प्लांट सोलर एनर्जी को ट्रैप करके 100 किलो कैलोरी प्रोड्यूस किया तो 90% का लॉस हो जाएगा, 90% का लॉस हो जाएगा और 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आएगा। तो अगर प्लांट के पास 100 किलो कैलोरी है तो 10 किलो कैलोरी रैबिट में आएगा, और वुल्फ जब उसको खाएगा तो उसको 1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा, और जब लायन उसको खाएगा तो उसको 0.1 किलो कैलोरी एनर्जी ही मिलेगा। इसीलिए एनर्जी का ध्यान रखते हुए हर भी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है उसमें ज़्यादा एनर्जी रहता है और यहाँ पे कम एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यही 10% रूल है लिंडमैन का, जो बोलता है कि हर ट्रॉपिक लेवल में 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है और 10% ही एक्चुअल में ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर। फिर आता है हमारे पास फूड चेन एंड फूड वेव। तो पहला है फूड चेन। यह है सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट, इसको बोलते हैं फूड चेन। जैसे ग्रास को रैबिट खाया, रैबिट को वुल्फ खाया, वुल्फ को लायन खाया, ये क्या है, प्रोड्यूसर है। ये रैबिट, इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोड्यूसर या फिर प्राइमरी कंज्यूमर। ये है सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर प्राइमरी कार्निवोर, और ये है हमारा टॉप कंज्यूमर। तो ये सब नाम बता दिया हमने। ये जो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म का अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट, इसी को बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, अब फूड चेन बहुत सारे टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास ग्रेजिंग फूड चेन, जिसको बोलेंगे जीएफसी, जिसको प्रीडेटरी फूड चेन भी बोलते हैं, पहला। दूसरा टाइप का जो फूड चेन होता है उसको बोलते हैं पैरासिटिक फूड चेन, पीएफसी। और तीसरे टाइप का जो फूड चेन है दिस इज कॉल्ड डेट्राइटस फूड चेन, डीएफसी। पहला फूड चेन है हमारा ग्रेजिंग फूड चेन, जिसको बोला हमने प्रीडेटरी फूड चेन। ये स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से। ठीक है, तो एनर्जी सोर्स है सनलाइट, एनर्जी सोर्स है सनलाइट और प्रोड्यूसर है प्लांट। ये फोटोसिंथेसिस करके बनाएगा फूड। तो दिस स्टार्ट्स विथ प्रोड्यूसर, सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट। जब जब सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट होगा तो एनर्जी फ्लो रैपिड होगा। साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इस फूड चेन में यहाँ से यहाँ जाने पे साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होगा। जैसे पहले प्लांट, उसको खाएगा रैबिट, रैबिट को खाएगा वुल्फ, वुल्फ को खाएगा लायन। तो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ता जाएगा इस फूड चेन में। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन की GFC इज द मेजर कॉन्डुइट फॉर एनर्जी ट्रांसफर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल नहीं बोल रहे हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम में, एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो मेजर कॉन्डुइट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है वो है GFC। देखने में अजीब है लेकिन यही सच है।
कि GFC इज़ द मेजर कॉन्ड्यूट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। एग्जाम्पल इसका ये होगा कि GFC अब ग्रेजिंग फूड चेन आपके ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी है ये वाला, और एक्वाटिक इकोसिस्टम मेन एग्जाम्पल है इसका कि यहाँ पे सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन होगा जो प्लांट को खाएगा, जू प्लैंक्टन जो फाइटोप्लैंक्टन खाएगा, स्मॉल फिश एंड लार्ज फिश। ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। फाइटोप्लैंक्टन ये बेसिकली प्लांट ही है। जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन खाएगा, और फाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है डायटम्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये प्रोड्यूसर है ओशियन में, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन यही सब है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया, यही सब आता है फाइटोप्लैंक्टन में, जो कि अपने लेक इकोसिस्टम के लिम्नेटिक जोन में यहाँ पे मिलता था। ठीक है, तो अभी ये हमारा था ग्रेजिंग फूड चेन, जहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी था सनलाइट, तो एनर्जी का जो फ्लो था वो था रैपिड। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में आएंगे साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ता जाएगा। देखो लार्ज फिश आया, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ता जाएगा। और क्या कि मेजर कॉन्ड्यूट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम इज ग्रेजिंग फूड चेन। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिटिक फूड चेन, जो कि अगेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी एनर्जी सोर्स सनलाइट है तो एनर्जी फ्लो रैपिड होगा, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा से छोटा होता है। ये डिफरेंस है बिटवीन GFC एंड PFC। एंड पैरासिटिक फूड चेन का एग्जांपल है ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम में होता है कि एक पेड़ होता है, उस पेड़ के ऊपर चिड़िया आती है और उस चिड़िया के ऊपर पैरासाइट आता है। ये है हमारा पैरासिटिक फूड चेन, इसका एग्जाम्पल है ट्री इकोसिस्टम। तो यहाँ देख रहे हैं कि साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेज। यही डिफरेंस था GFC एंड PFC में। नेक्स्ट है हमारे पास डेट्राइटस फूड चेन या फिर सैप्रोफिटिक फूड चेन। डेट्राइटस मतलब जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है, तो ये स्टार्ट होता है डेड ऑर्गेनिज्म से, प्रोड्यूसर से नहीं। तो एनर्जी सोर्स डेट्राइटस है, सनलाइट नहीं है, तो एनर्जी का फ्लो स्लो होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बहुत हाई है। एनर्जी फ्लो स्लो है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हाई है। डेट्राइटस का मतलब कि डेड लीफ, डेड एनिमल ही को ही बोलते हैं डेट्राइटस, जिसको डिकम्पोज करेगा बैक्टीरिया एंड फंगस। तो इसको कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंपल पार्ट में ब्रेक करेगा और इसमें जो मिनरल निकलेगा वो सॉइल में जाके फिर ऐड होगा। उस प्रोसेस को बोलेंगे मिनरलाइजेशन, और इसी मिनरल को प्लांट फिर बाद में अपटेक कर लेगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे अपटेक बाय प्लांट। तो यही होता है नेचर में। और DFC इज़ द मेजर कॉन्ड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो 3 टाइप का हमने फूड चेन पढ़ा। एक था हमारा ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा पैरासिटिक फूड चेन, और तीसरा डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर conduit फॉर एनर्जी ट्रांसफर इन aquatic ecosystem. Parasitic food chain is major in tree ecosystem, and detritus food chain in terrestrial ecosystem. Detritus food chain in terrestrial ecosystem. अब एक बात है क्या कि जो GFC है एंड DFC है, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन, आर लिंक्ड at some point. At some point this tree ecosystem is linked with this ecosystem. दिख रहा है ये, इसका डेट्राइटस यहाँ आया और इसको फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पे ये लिंक है। तो बेसिकली जो DFC है, डेट्राइटस फूड चेन, इज लिंक्ड विथ ग्रेजिंग फूड चेन एट सर्टेन पॉइंट्स, राइट। उसके बाद है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, उसका नेचर में डुअल रोल है। डुअल रोल है मतलब कि एक तो ये प्लांट है, तो प्लांट है तो प्रोड्यूसर होगा। दूसरा ये जो प्लांट होता है इसमें प्रोटीन तो के रिक्वायरमेंट के लिए, प्रोटीन के लिए बेसिकली ये इंसेक्ट को खा जाता है, इंसेक्ट को किल कर देता है। तो इंसेक्ट को खा रहा है, तो इंसेक्ट तो क्या है, हर्बीवोर है, और ये प्राइमरी कार्निवोर भी है। तो ये जो प्रोड्यूसर का काम करेगा साथ ही साथ प्लांट को खाएगा इंसेक्ट, और इंसेक्ट को खा जाएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई करता है और सेकेंडरी कंज्यूमर का भूमिका निभाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर प्राइमरी कार्निवोर। इसीलिए बोला गया कि इंसेक्टिवोरस प्लांट का डुअल रोल है, ये प्रोड्यूसर के तरह भी काम करता है और थर्ड ट्रॉपिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर
प्राइमरी कार्निवोर के तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नेचर में हम लोग एसेंशियल नहीं है। नेचर में 3 ही चीज़ एसेंशियल है, एबायोटिक फैक्टर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर, मतलब कि नेचर में जो कंज्यूमर है मतलब एनिमल है वो एसेंशियल यूनिट नहीं है, क्योंकि एनिमल अगर नहीं होता, ये मैक्रो कंज्यूमर हम लोग या जो भी मैक्रो कंज्यूमर है वो नहीं भी होगा तो भी काम चलेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा, सनलाइट और प्लांट रहेगा। तो प्लांट जब अपना पत्ता गिरेगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया फंगस जो कि डिकम्पोजर है वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करवा देगा। तो नेचर को तो यही चाहिए, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो अगर हम कोई मैक्रो कंज्यूमर ना हो, मतलब प्लांट को खाने वाला ना हो, ठीक है, मतलब कोई कंज्यूमर अगर नहीं भी होगा तो भी नेचर सस्टेन करेगा। मतलब कंज्यूमर जो है मैक्रो कंज्यूमर, डिकम्पोजर को माइक्रो कंज्यूमर बोलते हैं, इसीलिए बोला गया मैक्रो कंज्यूमर या फिर इन जनरल कंज्यूमर नॉन एसेंशियल कंपोनेंट है इको सिस्टम का। तो फूड चेन क्या था? फूड चेन था सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि प्लांट को खाएगा रैबिट, रैबिट को खाएगा वुल्फ, वुल्फ को खाया लायन, ये होता है फूड चेन। लेकिन फूड चेन क्या रियलिटी में होता है? रियलिटी में नहीं होता। इस प्लांट को रैबिट के अलावा कोई और भी खा सकता है। ये यहाँ पे मैन होगा तो मैन डायरेक्टली भी खा सकता है। तो नेचर में फूड वेव एग्जिस्ट करता है। नेचर में क्या एग्जिस्ट करता है? फूड वेव। फूड वेव बेसिकली क्या है? इंटर कनेक्टेड फूड चेन को ही बोलते हैं फूड वेव। ये फूड चेन है, फूड चेन है, फूड चेन है, एक दूसरे से हर पॉइंट पे इंटरकनेक्टेड है तो बन जाता है फूड वेव। और ख़ास बात है कि फूड वेव में भी एनर्जी का फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब किसी एक डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होता है, फूड चेन में भी और फूड वेव में भी। नेक्स्ट है ये स्पीसीज़ डाइवर्सिटी। जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा स्पीसीज़ का डाइवर्सिटी है, वहाँ फूड वेव उतना कॉम्प्लेक्स होगा, और जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेव इकोसिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए हर स्पीसीज़ का होना ज़रूरी है, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी होना ज़रूरी है। सिमिलरली स्पीसीज़ डाइवर्सिटी कम होगा तो फूड वेव सिंपल होगा और इकोसिस्टम लेस स्टेबल होगा। नेक्स्ट आता है फिर इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑल्सो कॉल्ड एल्टोनियन पिरामिड। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स ऑन बायोलॉजिकल पैरामीटर्स लाइक नंबर, बायोमास एंड एनर्जी को ही बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड अगर ऐसा हो, मतलब प्राइमरी यहाँ पे प्लांट को रखेंगे, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, सबसे नीचे प्लांट ही रखना है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ऐसे करके, मतलब T1, T2, T3, T4। अगर ये सिर्फ ऐसा दिखेगा तो इसको बोलेंगे अपराइट, अगर ऐसा दिखेगा तो इसको बोलेंगे इन्वर्टेड। ट्रायंगुलर है तो अपराइट, ट्रायंगुलर उल्टा है तो इन्वर्टेड, और इसको बोलेंगे स्पिंडल शेप का इकोसिस्टम, मतलब का इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसमें बेस पे होता है T1 मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर, T2 पे होगा हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, T3 पे होगा सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर प्राइमरी कार्निवोर, और T4 पे होगा हमारा टॉप कंज्यूमर। ये ऑर्डर है अरेंज करने का। अगर इफ़ दिस इज ट्रायंगुलर तो दिस इज कॉल्ड अपराइट, इफ दिस इज this is called inverted, and if this is like this is called spindle shape pyramid। इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, विच इज आर पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट्स बायोटिक पोटेंशियल, दिस इज आर विच इज बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, इसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल, मतलब कितना रिप्रोडक्शन करने का कैपेबिलिटी है, वही पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट करता है। जिसका नंबर ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। तो सबसे पहला ग्रास इकोसिस्टम में देखेंगे कि ग्रास है, रैबिट है, लायन है, वॉल्फ है, लायन है। तो पिरामिड ऑफ नंबर सबसे ज़्यादा क्या होगा? ग्रास होगा, और लायन सबसे कम होगा, तो पिरामिड बनेगा ऐसा, अपराइट पिरामिड। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। देन अगेन एक्वाटिक इकोसिस्टम में सेम चीज़ मिलता है कि पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट, कि फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा और लार्ज फिश कम होगा। उसी तरह ट्री इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर है, मतलब ट्री में एक ट्री पे बहुत सारा बर्ड, उसके ऊपर बहुत सारा पैरासाइट, तो पैरासाइट T3 ज़्यादा है और T1 कम है, तो ये ऐसा पिरामिड मिला हमें, इसको बोलेंगे इन्वर्टेड। तो पॉइंट क्या है कि पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा अपराइट होता है, एक्सेप्ट
ट्री इकोसिस्टम जहाँ पे एक ट्री पे बहुत सारा बर्ड और उस बर्ड पे बहुत सारा पैरासाइट, ठीक है। तो ऐसा इन्वर्टेड मिलेगा हमको, ये ट्री हो गया, ये बर्ड हो गया और ये पैरासाइट हो गया बर्ड के ऊपर वाला। देन आता है हमारे पास पिरामिड ऑफ बायोमास। इट रिप्रेजेंट्स स्टैंडिंग क्रॉप, मतलब बायोमास, बायोमास मतलब वेट। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में घास होगा, रैबिट होगा और लायन होगा, ठीक है। घास का वेट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि बहुत सारा घास है, तो ये अपराइट मिलेगा। एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगेन हमको ये इम्पॉर्टेंट है कि लार्ज फिश का साइज ज़्यादा होगा, इसीलिए ये इन्वर्टेड मिलेगा। और ट्री इकोसिस्टम में ऑब्वियसली ट्री का मास ज़्यादा होगा, पैरासाइट कितना भी होगा ज़्यादा है तो भी अपराइट ही मिलेगा। और लेक इकोसिस्टम स्पिंडल शेप का होता है। और पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट्स प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। तो बेसिकली यहाँ पे 3 पॉइंट याद रखने का चीज़ है। समरी, मोस्ट ऑफ द पिरामिड आर ऑलवेज अपराइट। अपराइट मतलब दिस टाइप का। यहाँ पे आएगा प्राइमरी प्रोड्यूसर, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर और यहाँ पे आएगा टॉप कंज्यूमर या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो भी है, एंड सो ऑन। तो T1 नीचे होता है, Tn ऊपर होता है। तो मोस्ट ऑफ द पिरामिड आर अपराइट। इन्वर्टेड पिरामिड का 2 एग्जाम्पल है, उतने पिरामिड का समरी यही है लास्ट में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पिरामिड आर जनरली अपराइट। देयर आर 2 इन्वर्टेड पिरामिड। फर्स्ट इज पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम जो इन्वर्टेड है, और दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, राइट। And there is a spindle shaped pyramid also. This is pyramid of biomass in lake ecosystem. And grassland ecosystem में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हर टाइप का पिरामिड अपराइट होता है, और पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ये भी हमेशा अपराइट ही होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो पिरामिड में 3 पॉइंट। पहला कि ऑल पिरामिड आर मोस्टली अपराइट, ठीक है, with some exceptions. Exception 1, which is example of inverted pyramid. This is in pyramid of number and in pyramid of biomass also. In pyramid of number, tree ecosystem is an example of inverted pyramid. In biomass pyramid, in aquatic ecosystem is an example of inverted pyramid. And fourth is spindle shaped pyramid. Spindle shaped pyramid is lake ecosystem में pyramid of biomass. In lake ecosystem is spindle shape. And fifth point is pyramid of energy is always upright. And last point, the pyramid, all type of pyramid is upright in case of grassland ecosystem. ग्रासलैंड इकोसिस्टम में चाहे पिरामिड ऑफ नंबर हो, बायोमास हो या पिरामिड ऑफ एनर्जी हो, सबका सब अपराइट होता है। कुछ और पॉइंट था कि पिरामिड ऑफ नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, बायोटिक पोटेंशियल को। पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट स्टैंडिंग क्रॉप, और पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। अभी तक हम लोगों ने देखा फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में पहला फंक्शन था प्रोडक्टिविटी, सेकंड फंक्शन है हमारा एनर्जी फ्लो, थर्ड फंक्शन है डिकम्पोजिशन और चौथा फंक्शन था न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो हम लोगों ने देख लिया कि एनर्जी फ्लो कैसे होता है थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग। फर्स्ट फंक्शन एनर्जी फ्लो, उसी में था हमारा फूड चेन फूड वेव का कहानी एनर्जी फ्लो, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता था। फिर हम लोग देखा कि फूड चेन या फूड वेब में यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का। तो ये भी एनर्जी फ्लो का ही चीज़ था। सेकेंड है हमारे पास फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सेकेंड चीज़ देखेंगे हम लोग प्रोडक्टिविटी क्या होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ m पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसके यूनिट क्या होगा, kg पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मिलीग्राम कैलोरी ये सारा यूनिट है, इसका यूनिट है ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर या फिर
किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर या फिर ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो बायोमास का फॉर्मूला ये और एनर्जी का फॉर्मूला ये। तो बायोमास का जो ऐसा यूनिट है दिस इज ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर यूनिट, और एनर्जी का यूनिट है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब देखो प्रोडक्टिविटी क्या होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बना वो कितना बना, वही है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी एक होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर बनाएगा जो ट्रॉपिक लेवल 1 पे है, मतलब जो प्लांट है। प्लांट से जो प्रोडक्टिविटी मिला हमको उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जो प्लांट को खाने वाला सेकेंडरी प्रोड्यूसर हर्बीवोर में जो एनर्जी गया उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब जो प्लांट जैसे सन से एनर्जी लिया और फूड बनाया, ये प्लांट जितना भी फूड बनाएगा उसको बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन उसके बाद इसमें होता है एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक टर्म होता है नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। उसी तरह सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में भी होता है ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो अब देखेंगे प्रोडक्टिविटी का ये क्या चीज़ है। तो देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो सनलाइट आया इस प्लांट पे तो इसने जो खाना बनाया उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन इस सनलाइट से इसने टोटल 100 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस किया, इसको बोला हमने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में 10% एनर्जी जो है वो इसके रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म में खर्च हो जाएगा जो ये खाना बनाया है, और ये अपने अंदर स्टोर करेगा 10 किलो कैलोरी जो उसको मिलेगा हर्बीवोर को ये पास करेगा, हर्बीवोर को ये पास ऑन करेगा। मतलब प्लांट को जो ये रैबिट अगर खाता है तो इस रैबिट को 10 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है, क्योंकि 10% का लॉस हो जाता है। ये प्लांट में रेस्पिरेटरी लॉस या फिर मेटाबॉलिज्म में 90% एनर्जी इसको खुद सस्टेन करने के लिए खर्च हो जाता है। 100 बना रहा है दैट इज जीपीपी, एंड जो ये अपने आप पे खर्च कर देता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉस या मेटाबॉलिक लॉस, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इस प्लांट का ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है 100 और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जो ये खुद खर्च करने के बाद बचाता है वो है उसका 10%, मतलब 10 किलो कैलोरी। तो जीपीपी मतलब टोटल फोटोसिंथेसिस करके जो बनाया वो जीपीपी, और जो स्टोरेज किया अपने अंदर आफ्टर यूटिलाइजेशन उसको बोलते हैं एनपीपी। तो एनपीपी इज जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी प्लस मेटाबॉलिक लॉस। और ये जो एनपीपी है यही इसके अंदर स्टोर है और जो हर्बीवोर इसके खाएगा उसके लिए अवेलेबल फूड है। ठीक है, और इसको एनपीपी को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट टिश्यू इज कॉल्ड एनपीपी। उसके बाद आता है हमारे पास नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। एनसीपी क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ स्टोरेज फूड इन टिश्यू आफ्टर हेटरोट्रॉपिक कंजम्पशन इज कॉल्ड एनसीपी। तो बेसिकली ये ऐसा है कि प्लांट है, ये प्लांट टोटल सन फोटोसिंथेसिस करके 100 किलो कैलोरी बनाया, इसको बोलेंगे जीपीपी। उसमें 90% का तो ये कर देगा लॉस खुद के अंदर, मतलब सेल्फ कॉस्ट है इसका ये रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, लाइफ प्रोसेसेस में। तो 10 किलो कैलोरी इसका बचा। ठीक है, अब जो बचा वो है इसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इस प्लांट का, और यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल है इस प्लांट में फॉर हेटरोट्रॉपिक कंजम्पशन, मतलब इसके खाने के लिए। और हेटरोट्रॉफ के खाने के बाद जो मान लो 10 बचा है, अब हेटरोट्रॉफ जरूरी नहीं है 10 ही ले ले, हेटरोट्रॉफ इसमें से कुछ प्लांट के पार्ट को खाएगा, तो जो और बच जाएगा आफ्टर हेटरोट्रॉपिक कंजम्पशन उसको बोलते हैं नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। तो उसको बोलते हैं नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। और जो हेटरोट्रॉफ को मिला उसको बोलते हैं ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये हेटरोट्रॉफ को खा के मिला है उसको बोलेंगे, जैसे फोटोसिंथेसिस करके प्लांट बनाता था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और ऐसे ही प्लांट को खा के ये हर्बीवोर जो रैबिट है उसके अंदर बना ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब इस रैबिट में भी तो 90% अपने लिए रेस्पिरेशन और इसमें कन्वर्ट करेगा, और इसका 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ये ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसमें जो अवेलेबल फूड बचा स्टोर्ड फॉर नेक्स्ट
उसको बोलेंगे नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो बेसिकली ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट का था, प्लांट इसमें कुछ लॉस करेगा रेस्पायरेशन और मेटाबॉलिज्म में, जो बच जाएगा उसको बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हर्बीवोर जो खाएगा उसको बोलेंगे ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और जो बच जाएगा वो होगा नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। इस ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में ये हर्बीवोर जो रैबिट है इसका भी कुछ रेस्पायरेशन और मेटाबॉलिज्म में 90% हो जाएगा लॉस, तो जो बचेगा वो होगा नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एकदम इसी के जैसा है ये। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। पहला फैक्टर है एरिया। एरिया बढ़ाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगा अप टू ए सर्टेन लिमिट, और स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। टाइप ऑफ सॉइल पता है, लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल, तो लोमी सॉइल में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा। क्लाइमेटिक कंडीशन, लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल का जहाँ सबसे अच्छा होगा वहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, और ये सबसे अच्छा कहाँ होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। फिर एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड भी डिफाइन करता है कि प्रोडक्टिविटी में। और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इज़ द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम एरिया, टाइप ऑफ सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड लैटिट्यूड। अब देखो पूरे होल बायोस्फीयर का मतलब पूरे अर्थ का, बायोस्फीयर मतलब हमारा अर्थ, ठीक है, इसका जो होल बायोस्फीयर का नेट एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो है 170 बिलियन टन। 170 बिलियन टन, जिसमें से 55 बिलियन टन एक्वाटिक रीजन से मिलता है और 115 बिलियन टन हमको टेरेस्ट्रियल से मिलता है, जिसमें भी सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे मिलता है, क्योंकि वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है मैक्सिमम, और मिनिमम मिलता है हमको डेजर्ट से या फिर टुंद्रा पोलर रीजन से। टुंद्रा रीजन कहाँ है, पोलर रीजन में है टुंद्रा बायोम। मिनिमम मिल रहा है हमको डेजर्ट से एंड रेगिस्तान से और ठंड वाले एरिया से, लेकिन मैक्सिमम मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से, क्योंकि सबसे अच्छा जगह यही है प्रोडक्टिविटी के लिए। पूरे बायोस्फीयर में 170 बिलियन टन का प्रोडक्शन है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसमें 115 मिल रहा है हमको टेरेस्ट्रियल से और 55 मिल रहा है एक्वाटिक से, जबकि सबसे ज़्यादा एरिया हमारा वाटर ही मैक्सिमम एरिया को ऑक्यूपाई करता है। नदी सबसे ज़्यादा धरती पे क्या है, पानी, फिर भी पानी में प्रोडक्टिविटी इतना कम क्यों है? इसका 3 रीज़न दिया गया है। कि पहला कि लाइट वहाँ अच्छे से पानी में नहीं पहुँचता है, लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। डीप ओशियन में जाओगे तो नाइट्रोजन कम हो जाएगा, और डीप लेक में जाएंगे तो फास्फोरस कम हो जाएगा, और प्लांट का फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कम होगा। दीज आर द रीज़न विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक एरिया। जबकि इसका एरिया ज़्यादा है फिर भी प्रोडक्टिविटी सिर्फ 55 है, और टोटल 170 में सिर्फ 55 इधर से और 115 टेरेस्ट्रियल से आ रहा है। इसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न कि लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है ओशियंस में या फिर लेक में या फिर एक्वाटिक जगहों पे। डीप ओशियन में नाइट्रोजन की कमी होती है, डीप लेक में फास्फोरस की कमी होती है, और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी भी कम होती है। अब एक्वाटिक में भी 2 जगह है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी एक्वाटिक रीजन में कोरल एरिया में मिलता है, और मिनिमम मिलता है डीप ओशियन में या फिर डीप लेक में, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं पहुँच पाता है। डीप ओशियन में आपको नाइट्रोजन का कमी होता है, डीप ओशियन में नाइट्रोजन कम है, और डीप लेक में फास्फोरस कम है, और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी भी कम है। कहाँ पे? प्लांट ओशियन में। और कोरल रीफ में फिर भी डीप ओशियन और डीप लेक से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। ये कोरल रीफ भी एक्वाटिक एरिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर में सबसे पहला है लाइट। लाइट ही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हर ऑर्गेनिज्म का। जितनी भी फोटो ऑटोट्रॉप है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस विजिबल लाइट में होता है 400 से 700 नैनोमीटर में। मेजरमेंट ऑफ लाइट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं फोटोमीटर या फिर लक्स मीटर। लक्स मीटर या फिर फोटोमीटर। अब क्या है कि विजिबल रेडिएशन हमारा है 400 से 700 नैनोमीटर। 700 से कम पे जाओगे तो ये यूवी रेडिएशन है। यूवी रेडिएशन, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। यूवी ए का जो वेवलेंथ है वो 320 से 400 है, यूवी बी का इतना और यूवी सी का इतना। मतलब वेवलेंथ कम है यूवी सी का, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो डेंजरस भी होगा, ठीक है। अब जो
इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है उसका लेस देन 50% ही प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है वो, ठीक है। तो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का लेस देन 50% ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। नेक्स्ट, ये अर्थ है हमारा, ठीक है। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर का लेयर है। अर्थ के ऊपर एक जो लेयर होता है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, और दूसरा जो लेयर है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। जो हमारे टॉप पे है ट्रोपोस्फेयर, वहाँ पे हमारे पास है बैड ओजोन। ये जो ओजोन है ये बैड ओजोन है। ओजोन हमारे सर पे नहीं होना चाहिए, टॉप पे नहीं होना चाहिए, ट्रोपोस्फेयर पे नहीं होना चाहिए। ओजोन होना चाहिए स्ट्रेटोस्फेयर में, और यहाँ पे जो ओजोन होता है इसको बोलते हैं गुड ओजोन, ठीक है। तो बैड ओजोन एंड गुड ओजोन समझ में आ गया। जो हमारे, ये हम हैं, ये हमारा टॉप है, और यहाँ पे ये है। तो जो हमारे टॉप पर होगा उसको बोलेंगे ट्रोपोस्फेयर, और उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर। टॉप पे जो ओजोन है वो नहीं होना चाहिए टॉप पे, ये है बैड ओजोन। और स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है दिस इज कॉल्ड गुड ओजोन। जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है वो होता है 400 से 700 नैनोमीटर का, और हमारे 400 के बगल में जो यूवी है उसको बोलेंगे यूवीसी, फिर होगा यूवीबी, और फिर होगा यूवीए। जो यूवीसी है, गलत हो गया, जो हमारे 400-700 के नैनोमीटर वाला जो यूवी है उसको बोलते हैं यूवीए। तो बेसिकली यूवीए, बी एंड सी। यूवीए है 400 से 320 नैनोमीटर के रेंज का, 320 से 280 नैनोमीटर में होगा यूवीबी, और 280 से 100 नैनोमीटर का जो होगा वो होगा यूवीसी। यूवीए का वेवलेंथ ज़्यादा, तो फ्रीक्वेंसी कम, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है इसका वेवलेंथ सबसे कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो यूवीसी मोस्ट डेंजरस होना चाहिए, तो है भी मोस्ट लीथल है यूवीसी। और यूवीए उतना लीथल नहीं है, लेकिन ह्यूमन के लिए यूवीबी बहुत डेंजरस है, मोस्ट हार्मफुल फॉर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि यूवीबी के कारण स्किन डिजीज़ होता है, स्किन कैंसर होता है, म्यूटेशन होता है डीएनए में, डीएनए डैमेज होता है, और ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। किसके कारण? यूवीबी के ही कारण होने लगता है। यूवीसी तो लीथल है ही, लेकिन यूवीबी भी हमारे लिए लीथल है। यूवीबी से डेंजर स्टार्ट। तो यूवी ए जो है उसका हमारा वेवलेंथ हो गया 400 से 320 नैनोमीटर, यूवी बी 320 से 280 नैनोमीटर, यूवी ए 280 से 100 नैनोमीटर। तो मेनली बात यह है कि यूवी ए जो है वो ज़्यादा लीथल, यूवी ए बी सी यूवी सी जो है वो ज़्यादा लीथल है क्योंकि उसका वेवलेंथ कम है, और यूवी भी बीच वाला है, और बीच वाला और ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है। यूवी ए सबसे कम हार्मफुल, यूवी सी सी ग्रेड का है, बहुत हार्मफुल है, और बी ग्रेड का भी हार्मफुल है। अब आता है हमारे पास सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट का मतलब, ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, सन से आया है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जिसको बोला ISR। ये सोलर कांस्टेंट होता है, इसका यूनिट सीधा याद करना है, इसका वैल्यू है 2 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मतलब अर्थ के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे 1 मिनट में कितना एनर्जी आ रहा है? तो ये आ रहा है 2 कैलोरी एनर्जी। सन से, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन से 2 कैलोरी एनर्जी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे 1 मिनट में आ रहा है। मतलब 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे 2 कैलोरी एनर्जी आ रहा है, और यही है सोलर कांस्टेंट का वैल्यू। नेक्स्ट होता है हमारे पास एल्बिडो वैल्यू। एल्बिडो वैल्यू का मतलब कि कुछ वेवलेंथ आया, किसी सरफेस पे टकराया, और रेडिएशन टकरा के रिफ्लेक्ट हो गया। तो एल्बिडो वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ एल्बिडो वैल्यू कम होगा, और जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ एल्बिडो वैल्यू ज़्यादा होगा। तो स्नो का टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, तो एल्बिडो वैल्यू 80% है। सैंड का 20-30% है, और फॉरेस्ट का 5-10% है एल्बिडो वैल्यू। एल्बिडो वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मिनिमम, ए भी मैक्सिमम। तो जो हमारा स्नो है वहाँ पे टेम्परेचर मिनिमम, ए भी 80%, डेजर्ट या फिर सैंड 20-30%, और जो फॉरेस्ट है वहाँ पे 5 से 10% ए भी एल्बिडो वैल्यू है।
अब सॉइल कैसे बनता है? सॉइल को बोला जाता है एडाफिक फैक्टर। सॉइल को बोलते हैं एडाफिक फैक्टर। सॉइल के फॉर्मेशन को बोलते हैं एडोफोलॉजी या फिर पेडोलॉजी। ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है? एक तो अर्थ का सरफेस है, वहाँ पे बहुत सारा रॉक है, ये रॉक टूटेगा तो भी सॉइल बनेगा, या फिर ये प्लांट डिकम्पोज करेगा तो भी सॉइल बनेगा। तो ऊपर से प्लांट डिकम्पोज कर रहा है तो सॉइल बन रहा है, और नीचे से रॉक टूट रहा है तो सॉइल बन रहा है। तो सॉइल का फॉर्मेशन इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है। तो सॉइल का फॉर्मेशन एक तो प्लांट के डिकम्पोजिशन से हो रहा है, और दूसरा वेदरिंग ऑफ रॉक के कारण भी हो रहा है। तो दो डायरेक्शन में प्लांट सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं सॉइल फॉर्मेशन पेडोजेनेसिस इज ए बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। ठीक है। बोला गया सॉइल को एडाफिक फैक्टर। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, ये अर्थ है, इसका जो सरफेस का सबसे ऊपर वाला लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं सॉइल। ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन बाई डायरेक्शनल है, रॉक के वेदरिंग से होता है इधर फॉर्मेशन, और ह्यूमिफिकेशन के कारण, डिकम्पोजिशन के कारण इस डायरेक्शन में फॉर्मेशन। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल में 45% मिनरल होता है, 25% और 25% एयर और हवा और पानी होता है। ठीक है। 25% हवा, 25% पानी, 45% मिनरल और 5% ऑर्गेनिक मैटर है, जिसमें लिविंग मैटर भी है और डेड ऑर्गेनिक मैटर भी आता है। ठीक है। अब टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। टाइप ऑफ सॉइल, अगर पार्टिकल साइज 0.002 mm से भी कम होगा तो उसको बोलेंगे क्ले। अगर 0.002 से लेकर 0.02 तक होगा तो उसको बोलेंगे सिल्ट। अगर 0.02 से 2 mm तक होगा तो उसको बोलेंगे फाइन सैंड, और 2 से लेकर 0.2 तक होगा तो फाइन सैंड, 0.2 से 2 होगा तो इसको बोलेंगे कोरस सैंड, और 2 से लेकर 5 mm तक होगा तो उसको बोलेंगे ग्रेवल, और 5 mm से ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे कोरस ग्रेवल। तो सबसे पहले क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड, कोरस ग्रेवल सैंड, ये और ये। तो बेसिकली ये याद रखना है, 2 × 10⁻³ -3 mm, 2 × 10⁻³ मतलब 0.002 mm से कम है, तो उसको बोलेंगे क्ले। 0.002 से 0.02 तक होगा तो उसको बोलेंगे सिल्ट। 0.02 से 0.2 होगा तो उसको बोलेंगे फाइन सैंड। 0.2 से 2 mm तक होगा तो उसको बोलेंगे कोरस सैंड। 2 से 5 होगा तो उसको बोलेंगे ग्रेवल, और 5 से ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे कोरस ग्रेवल। सॉइल का ये सब टाइप है। क्ले ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल सॉइल। उसके बाद होता है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में मेजर पार्ट है सैंड। ठीक है। तो सैंड जब जब ज़्यादा होगा तो उसका एरेशन ज़्यादा होगा, वाटर पर्कोलेशन भी ज़्यादा होगा, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल का, सैंड का कम होता है, तो सैंडी सॉइल हो गया। उसके बाद देखो एक होता है सिल्ट सॉइल। सिल्ट सॉइल में 90% सिल्ट होता है, तो यहाँ पे सिल्ट है तो यहाँ पे वाटर पर्कोलेशन कम हो जाएगा, एरेशन भी कम होगा, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगा। और जो लोम सॉइल होता है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि 50% सैंड, 50% सिल्ट क्ले होता है, एरेशन भी अच्छा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है, रूट पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा है, और पीएच इसका है 5.5 से लेकर 6.5, जो कि हल्का सा अल्कलाइन पीएच है, और यही है बेस्ट पीएच फॉर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। तो ये जो बेस्ट पीएच ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन के लिए है वो 5.5 से लेकर 6.5 तक होता है। तो यही है। तो 3 टाइप का सॉइल है हमारे पास। सैंडी सॉइल जिसमें 85% सैंड है, सैंड में एरेशन प्रॉपर है, वाटर पर्कोलेशन प्रॉपर है, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ख़राब है। सैंड में वाटर अच्छे से घुस जाएगा, है ना, उसके बीच के जगहों में एयर भी घुस जाएगा। सिल्ट में क्या होगा, वाटर पर्कोलेशन, सिल्ट एकदम आसपास बगल बगल होगा तो वाटर पर्कोलेशन कम, एरेशन कम, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा, क्योंकि जगह कम है तो होल्ड करेगा अच्छे से। लोमी सॉइल 50-50 है, तो यहाँ सब कुछ अच्छा होगा, एरेशन अच्छा, वाटर होल्डिंग अच्छा, रूट पेनिट्रेटिंग पावर अच्छा, और पीएच सबसे अच्छा लोमी सॉइल में 5.5 से 6.5 का पीएच है, जो कि बेस्ट है हमारा वेजिटेशन के लिए। चलो नेक्स्ट हमारे पास डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक करता है कौन? डिकम्पोजर, जिसको एक और नाम दिया माइक्रो कंज्यूमर, एक और नाम दिया रिड्यूसर, एक और नाम दिया इसका ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर नहीं ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर। तो यह है बेसिकली डेट्राइटस। इसको जब डिकम्पोज करेगा पार्शियली तो ये डेट्राइटस कहलाएगा डफ, और जब इसका कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो जाएगा कंप्लीट, तो इस कंप्लीट डिकम्पोज प्रोडक्ट को बोलते हैं ह्यूमस। तो डेट्राइटस डेड लिविंग मैटर है एनिमल का या प्लांट का, उसको बोला डेट्राइटस। जब इसका पार्शियल डिकम्पोजिशन होगा तो ये होगा डफ, एंड कंप्लीट डिकम्पोजिशन होगा तो इसको कहेंगे ह्यूमस।